You are so popular, so vocal and so opinionated, if you allow me to say. आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आए? आपकी इतनी फॉलोइंग है, people like you, you have a very very clear political opinion. मुझे कोई वोट ही नहीं देगा। आप कैसे कह सकते हैं कि गाय माता है? जो लोग कहते हैं गौ माता गो माता, मैंने कहा कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? कोई कॉमन सेंस, कोई आपके खोपड़े में क्या अकल नहीं है? गोबर बना हुआ है। अच्छा, बचा किसका? बचा मेरा अपना वोट, वो भी मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं कभी वोट देता नहीं हूँ। यानी इंडिया में एक पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए 10-15 करोड़ रुपए खर्चा लगता है, वेरी एक्सपेंसिव। वो पैसा मेरे पास है नहीं, मैं रिटायर्ड पेंशनर, काश में लाऊं 15 करोड़ रुपए। So इंडिया के अंदर तो ये रहा और रिप्रेजेंटेशन भी आई। Where you think things have gone wrong with the Indian democracy? Indian politics largely runs on the basis of caste and religious vote banks. Democracy is not an end in itself. It can only be a means to an end. हमारे political leaders, they are all a set of rogues and rascals of all parties. They are looters, deceivers, scoundrels, mafia, गैंगस्टर्स। मैंने तो एक दो बार कहा कि they deserve to be hanged of all party, क्योंकि जो नफरत फैलाए सोसाइटी में, does he not deserve to be hanged? सुप्रीम कोर्ट के जज थे, आपके पास कभी कोई ऐसे केसेस आए जहां पे where it was very difficult for you to follow the constitution because the political pressure was really mounting? मैं तो I used to go by whatever laid down in law. मुझे ना हिंदू को खुश रखने की कोई ख्वाहिश है, ना मुसलमान को खुश रखने की, क्योंकि आपका वोट मुझे चाहिए नहीं। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन हिंदू वोट और मुस्लिम वोट। तो लिहाजा मैं बातें कर जाता हूँ, जो मुसलमान नाराज हो जाते हैं मुझसे, हिंदू भी नाराज हो जाते हैं मुझसे। इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमान तो मुसलमान ही नहीं है, मैं इनको मुसलमान नहीं मानता। मैं मुसलमान हूँ क्योंकि देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि सब बराबर हैं। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है टॉकिंग पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की बात होगी आज जस्टिस मार्कंडेय काजू साहब से। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। माय प्लेजर। सर, आज बिल्कुल ही बेसिक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। यू आर सो पॉपुलर, सो वोकल एंड सो ओपिनियनेटेड, इफ यू अलाउ मी टू से। आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आए? आपकी इतनी फॉलोइंग है, पीपल लाइक यू, यू have a very very clear political opinion. ये सवाल लोगों ने मुझसे कई बार पूछा और मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे कोई वोट ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? देखिए, इंडिया में 80% पॉपुलेशन इज हिंदू। वो मुझे वोट नहीं देंगे क्योंकि मैं बार बार और ओपनली कहता हूं कि बीफ खाना कोई बुरी चीज नहीं है। दुनिया खाती है, अमेरिका खाता है, यूरोप खाता है, और अफ्रीकन कंट्रीज, अरब कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, चाइना सब खाते हैं। In fact, even in some states in India, it is legally permitted, like Kerala and Goa and Northeast. और मैं खुद खाता हूँ बीफ, जब जहाँ लीगली परमिटेड हो। There's nothing wrong in it. सारी दुनिया खाती है, वो सब बेवकूफ है। आप हिंदू ही साधु संत हैं। और आप कैसे कह सकते हैं कि गाय माता है? जो लोग कहते हैं गौ माता गो माता, मैंने कहा कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? कोई कॉमन सेंस, कोई आपके खोपड़े में क्या अकल नहीं है? गोबर बना हुआ है कि गो माता कैसे? एक जानवर, मैं गाय को घोड़ा और कुत्ता से फर्क नहीं मानता हूँ। एन एनिमल, नो डिफरेंट फ्रॉम अ हॉर्स और अ डॉग। ये मैं बातें ओपनली कहता हूँ। तो बल्कि जाके एक बात तो मैं पहुंचा बनारस, जहाँ गढ़ है, आरएसएस का गढ़ है, वहां मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे बुलाया। वहां मैंने कहा, वो हल्ला होता ना, मैंने कहा हल्ला मचाओ, जो मैं सच्ची बात समझता हूँ मैं बोलता हूँ, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। तो 80% मेरी हिंदू वोट बैंक काट गया, ये मुझे वोट नहीं देंगे। फिर 15% मुसलमान है हिंदुस्तान में, वो भी नहीं वोट देंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता, तुम लोग मुसलमान अगर जूता नहीं खाना चाहते हो तो 4 चीजें छोड़ो। कौन सी 4 चीजें? शरिया, बुर्का, मदरसा और मौलाना। ये नहीं छोड़ोगे तुम पिछड़े रहोगे, और जो पिछड़ा रहता है वो जूता खाता है, दुनिया से जूता खाता है।
अगर तुम गुर्बत हटाना चाहते हो, अगर तुम अच्छी जिंदगी चाहते हो, ये 4 चीज जो तुमको पिछड़ा रखे हैं, और दिस इज डायरेक्टली अगेंस्ट इस्लाम। क्या प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम कोई मौलाना होते थे? कोई मौलाना नहीं होते थे। क्या कोई ये जो पिछड़ापन था, बल्कि प्रॉफिट तो उन्होंने कहा कि इल्म के लिए चीन तक जाओ, वो नॉलेज गो इवन टू चाइना। दैट इज व्हाई आई रिस्पेक्ट द प्रॉफिट सो मच। वो तो चाहते थे इल्म बढ़े, मगर आप जैसे आपके अफगानिस्तान में कहते हैं कि सर लड़कियों को एजुकेशन मत दो, पिछड़ा रखो। तो मैंने कहा ये 4 चीज छोड़ोगे नहीं मुसलमान तो तुम जूता खाते रहो। तो मुसलमान से नाराज हो गए, मुसलमान वोट। तो अब देखिए 80% हिंदू वोट गया, मेरा 15% मुसलमान, बचा रहा 5%। वो कौन है? सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट। वो भी शायद न दें, क्योंकि मैंने ओपनली कहा मैं तो एथिस्ट हूँ, मैं भगवान और अल्लाह, गॉड इज महाता, आई बिलीव लॉर्ड फॉल्स, देयर इज नो सच थिंग एज गॉड, ओपनली मैं कहता हूँ। तो वो भी मेरा वोट बच गया। अच्छा, बचा किसका? बचा मेरा अपना वोट। वो भी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कभी वोट देता नहीं हूँ। मैंने जिंदगी भर में कभी नहीं वोट दिया और न दूंगा, बिकॉज आई रिगार्ड दिस इलेक्शन इज ऑल अ फ्रॉड। तो लिहाजा मुझे कोई वोट ही नहीं मिलेगा, तो फिर क्या फायदा मेरा वोट? दूसरी चीज ये है कि देखिए हिंदुस्तान में, और शायद आपके पाकिस्तान में भी यही हाल होगा, इलेक्शन बड़ी कीमती चीज है। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। यानी इंडिया में इनके पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए 10-15 करोड़ रुपए खर्चा लगता है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और वो पैसा मेरे पास है नहीं, मैं रिटायर्ड पेंशनर आदमी, कहाँ से मैं लाऊं 15 करोड़ रुपए? तो लिहाजा आई डोंट हैव द मनी। और तीसरी चीज क्यों मैं इलेक्शन नहीं लड़ता हूँ, क्योंकि इट गोज अगेंस्ट माय एंटायर फिलॉसफी। माय फिलॉसफी इज दैट the great transformation in India into a prosperous country and highly industrialized country can only come through a revolution, and this election is just a fraud to deceive the people. जनता को बेवकूफ बनाने की चीज है ये सब इलेक्शन। तो मेरे पूरे सारे प्रिंसिपल के खिलाफ आई विल बी एक्टिंग अगेंस्ट माय एंटायर प्रिंसिपल इफ आई कॉन्टेस्ट इलेक्शन। मैं डेमोक्रेसी में नहीं बिलीव करता हूँ। आई बिलीव इन मॉडर्न डिक्टेटरशिप, जैसे कि मुस्तफा कमाल अटातुर्क, ही इज माय हीरो। उसने कहा, वो आर्मी जनरल था, बंदूक लेके खड़ा हो गया कि तुम अपनी लड़की को स्कूल नहीं भेजोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यही समझाने का तरीका। आप और समझा नहीं सकते लोगों को। बंदूक लेके खड़े हो जाए, तुम अपनी लड़की को स्कूल भेजोगे, क्योंकि अगर तुम नहीं भेजते हो तुम अपने लड़की के दुश्मन हो। तो यही तरीका। ज्यादा यू कांट आर्ग्यू विद पीपल, यू हैव टू फोर्स देम। जबरदस्ती करनी है। इसलिए आई डोंट बिलीव इन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। एक एक करके जरा इन चीजों पे बात करते हैं। डेमोक्रेसी की बात आपने हमेशा की, इसी को आगे बढ़ाते हैं। पहले ये कि जो भी हमने एक इनहेरिट किया है सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान ने किया और बहुत अच्छा चलाया। आपके यहाँ इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, कभी कोई सवाल नहीं उठा। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पाकिस्तान के अपने डायनामिक्स थे, यहाँ पे ज्यादा ट्राइबल और फ्यूडल सोसाइटी थी जब पाकिस्तान बना। तो यहाँ पे वो तो अंग्रेज के जमाने में इतना इम्प्लीमेंटेड नहीं था, वो सारा स्ट्रक्चर जो ब्रिटिश राज का था। सो इंडिया के अंदर तो ये रहा, और रिप्रेजेंटेशन भी आई। वेयर यू थिंक थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग विद द इंडियन डेमोक्रेसी? देखिए, अगर आपको जरा सा भी आइडिया इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इंडियन पॉलिटिक्स लार्जली रन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस वोट बैंक्स। इस पे चलती है। जब आम आदमी 90% आदमी, आई एम नॉट सेइंग 100%, मगर 90% लोग जब इंडिया में वोट देने जाते हैं, वो नहीं देखते हैं उम्मीदवार, कैंडिडेट अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, क्रिमिनल है, नॉन, कुछ नहीं। सीधे सीधे भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी पे वोट डाल देते हैं। हिंदुस्तान आप किसी से पूछ लीजिएगा इंडिया, दे डोंट सी कि गुर्बत बढ़ रही है कि नहीं, भूखमरी बढ़ रही है कि नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है कि नहीं। जो बड़ी ग्रेट प्रॉब्लम आ गए हैं हिंदुस्तान में,
सबको वो नजरअंदाज करके बिल्कुल जात बिरादरी पे भेड़ बकरी लाइक शीप एंड कैटल मोस्ट इंडियंस कास्ट दे वोट। दिस इज रियलिटी। अब बताइए इससे कैसे देश देखिए एक चीज आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, यू पीपल मस्ट अंडरस्टैंड, democracy is not an end in itself. It can only be a means to an end. The end has to be raising the standard of living of the people, which means That- giving that's people better lives. totally If democracy helps attain that goal, then it is a good thing. But democracy may be opposed to it. Democracy may keep you backward, like India. In India, it does. India में देखिए, मैंने आपको बताया कि Indian politics largely runs on the basis of caste and communal vote banks. Now, casteism and communalism are feudal forces which have to be destroyed if India has to progress. मगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसको और एंट्रेंस करती है। आप जानते हैं हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और कहीं कहीं चुनाव होता रहता है या तैयारियां होती रहती हैं, यानी परमानेंटली इंडिया इज ऑन एन इलेक्शन मोड। इलेक्शन कहीं न कहीं हो रहे होते हैं या तैयारियां होती रहती हैं, और इसलिए ऑल द टाइम ये पॉलिटिशियन जो हमारे हैं, इनको कोई वाकई में जनता से प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है। दे ओनली वांट पावर एंड वेल्थ, कैसे पावर में आए और कैसे पैसा कमाएं, और उसके लिए वो नफरत फैलाते हैं। सब पार्टीज में, सिर्फ बीजेपी नहीं कह रहा हूँ, सब पार्टीज का ये तरीका है कि नफरत फैलाना, पोलराइज करो सोसाइटी को ताकि हमें वोट बैंक्स, जो कास्ट या रिलीजियस वोट बैंक है वो मिले। तो कैसे देश तरक्की करेगा? हमारे पॉलिटिकल लीडर दे आर ऑल अ सेट ऑफ रोग्स एंड रास्कल्स ऑफ ऑल पार्टीज। दे आर लूटर्स, डिसीवर्स, स्काउंडल्स, माफिया, गैंगस्टर्स। मैंने तो एक दो बार कहा कि दे डिजर्व टू बी हैंग्ड ऑफ ऑल पार्टीज, क्योंकि जो नफरत फैलाए सोसाइटी में, डज ही नॉट डिजर्व टू बी हैंग्ड? आपको एक आदमी का कत्ल करे तो आपको फांसी लगनी चाहिए, और यहाँ कांग्रेस करोड़ों का आप नुकसान कर रहे हैं, क्यों ना आपको फांसी लगे? ये ऑल आप पॉलिटिशियंस आर रोग्स एंड रास्कल्स ऑफ ऑल पार्टीज इन इंडिया। तो ये मुझे इस डेमोक्रेसी में कोई भरोसा नहीं है। इंडियन डेमोक्रेसी आपके मीन्स, पास जब आप क्या? जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, आपके पास कभी कोई ऐसे केसेस आए जहां पे where it was very difficult for you to follow the constitution because the political pressure was really mounting? देखिए, when I was a judge in the High Court and Supreme Court, you see, a sitting judge has certain constraints. He has to decide in accordance with the law. And मुझ पे तो कोई प्रेशर नहीं आया, अब मगर बहुतों पे आता है, और बहुतों का तो इंक्लिनेशन ही उस तरफ है। तो मगर मैं तो आई यूज्ड टू गो बाय व्हाटएवर लेड डाउन इन लॉ, बट द पॉइंट इज कि जो मेरे आइडियाज जो मैंने आपको बताए हैं, I could not speak these things when I was a sitting judge, because sitting judge has to observe a certain code of conduct in which he has to restrain himself. कई चीजें जो मन में होती हैं बोल नहीं सकता openly, but after retirement I'm a free man, therefore I'm speaking. डेफिनेटली। तो ये जो कांग्रेस पे इल्जाम आ रहा है आज की हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में ऑफ अपीजमेंट टू द मुस्लिम कम्युनिटी, ये दुरुस्त है कि इन्होंने, और वो ममता बनर्जी के ऊपर भी, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, कि ये मुसलमानों का वोट लेने के लिए हर कोई नाजायज बातें भी मान लेती हैं, ये मुसलमानों की नाजायज डिमांड्स भी मानती हैं। बिल्कुल सही है। ये लोग देखिए, नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, साउथ इंडिया में कम है। जैसे मैं वैसे तो कश्मीरी पंडित हूँ, मगर मैं रहा हूँ यूपी में, आई एम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यूपीआईट। तो यूपी जो सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया में, उसमें करीब 18% पॉपुलेशन इज मुस्लिम। वेस्ट बंगाल में अबाउट 28% पॉपुलेशन इज मुस्लिम। तो ये बहुत, देखिए इलेक्शन जीतने के लिए करीब 32%
31-32% वोट अगर मिल जाए तो आप इलेक्शन जीत सकते हैं. यू डोंट नीड 50% बिकॉज अदर्स आर डिवाइडेड. तो मगर 18% पे देखिए, जो बीजेपी का जो सॉलिड वोट बैंक है, दैट इज हिंदू अपर कास्ट, विच मीन्स ब्राह्मण्स, राजपूत, बनियान, भूमियादन, ये सब अपर कास्ट मिला के करीब 18% पॉपुलेशन के होते हैं. मगर 18% पॉपुलेशन में तो जीत नहीं सकते इलेक्शन, तो बीजेपी जीत नहीं सकेगी. इट रिक्वायर्स सेक्शन ऑफ अदर कास्ट, जो जैसे इंटरमीडिएट कास्ट को इंडिया में कहते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, और जो दलित सबसे लोएस्ट है शेड्यूल कास्ट, उनको एससी कहते हैं. तो बीजेपी ऑल्सो रिक्वायर्स अ सेक्शन ऑफ ओबीसी एंड एससी वोट्स. वो तब मिलेंगे जबकि कम्युनल पैशंस आर इन्फ्लेम्ड. तो जब रिलीजियस नफरत फैलेगी तो उससे फिर बीजेपी को फायदा मिलता है, बिकॉज सेक्शन ऑफ द लोअर कास्ट आल्सो गो ओवर टू द बीजेपी. तो आपने पूछा कांग्रेस, तो कांग्रेस और ये ममता बनर्जी, इन लोगों को देखिए, कोई वाकई मोहब्बत नहीं है इन लोगों को. वाकई में कोई मोहब्बत नहीं है इनको मुसलमानों से. इनको चाहिए मुस्लिम वोट बैंक. एंड आई सेड यस, मुस्लिम अपीजमेंट, बिकॉज इट वाज द मुस्लिम वोट्स. अब देखिए, आई विल गिव यू अ वेरी वेल नोन एग्जांपल. 1985 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, शाहबानोज केस, फेमस केस शाहबानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. और उसमें इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने when a Muslim divorces his wife, he must give maintenance to her. अब बताइए, this was a humanitarian and progressive judgment. भाई, एक औरत है, mostly the women, the wives are, they have no independent source of income, husband के income पे dependent हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं. अब उनको आप तलाक करके घर से बाहर फेंक दीजिए, वो क्या भूखे मरे? तो दुनिया में, सारी दुनिया में मेंटेनेंस दिया जाता है when a man divorces his wife. मगर यहाँ जो हल्ला मचा 1985 में, सारे नॉट ओनली मौलाना, सारी मुस्लिम कौम ने चिल्लाया कि शरिया के खिलाफ, यानी औरत मर जाए मगर शरिया चले, यानी बिल्कुल अगेंस्ट इंसानियत जो हल्ला मचा. नतीजा हुआ, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, he brought in legislation in parliament and he annulled the judgment by a parliamentary act. इस जजमेंट को खत्म कर दिया उन्होंने, जो ह्यूमैनिटी. अब इज इट नॉट अपीजमेंट? बिकॉज राजीव गांधी को लगा कि मेरा मुस्लिम वोट बैंक कट जाएगा. सारे बताइए, ये भाई मुसलमान जज्बाती होता है, अकल का तो इस्तेमाल करता नहीं है, माफ करिएगा. सोचिए, एक औरत है, उसको आपने डाइवोर्स कर दिया, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कहाँ क्या खाएगी वो? ये नहीं सोचा, बस शरिया का सोचा, मर जाए औरत, भूखी मर जाए. ये इंसानियत है? पाकिस्तान के शरिया कोर्ट ने तो इसके अगेंस्ट रूल किया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट है. मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ. आपने पूछा अपीजमेंट कर दी है कांग्रेस की, नहीं, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ. मैंने एक एग्जांपल दिया, राइट. वो जजमेंट को राजीव गांधी गॉट स्कैर्ड कि उसका मुस्लिम वोट बैंक निकल जाएगा, जो इलेक्शन में बहुत नुकसान हो जाएगा, तो उसने he brought in legislation in parliament and got this judgment annulled. So now is this not appeasement? मुसलमान को खुश रखो, चाहे पब्लिक का नुकसान हो जाए, औरतों का नुकसान हो जाए. That's right. That's absolutely right. देखिए, that is why I am not in favor of democracy. मुझे ना हिंदू को खुश रखने की कोई ख्वाहिश है, ना मुसलमान को खुश रखने की, क्योंकि आपका वोट मुझे चाहिए नहीं. आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन हिंदू वोट और मुस्लिम वोट. तो लिहाजा मैं बातें कर जाता हूँ, जो मुसलमान नाराज हो जाते हैं मुझसे, हिंदू भी नाराज हो जाते हैं मुझसे. I know. लेकिन going back to the original question, sir, जो मैंने आपसे इसलिए पूछा कि ये बातें धीरे धीरे लोगों के दिमागों में बैठती हैं ये बातें. अब जहां तक वो बीफ का सवाल है, गौ माता का सवाल है, उसमें चलिए यहाँ तक तो हम रुक सकते हैं ना, कि अगर मेरे साथ कोई हिंदू बैठ के खाना खा रहा है तो मैं उस मेज पे बीफ ना रखूं,
इसलिए कि वैसे ही किसी की दिल आजारी करने का क्या फायदा है। हमारे थे दोस्त थे वहां पे ग्लासगो में, हिंदू वहां पे जो स्टूडेंट्स थे, तो आना जाना था, एक दूसरे के साथ खाना पीना था, इकट्ठे खाना पकाते भी थे। तो हमने कभी भी नाम नहीं लिया था इस चीज का, इसलिए कि उनको अच्छा नहीं लगता, जैसे मुसलमान पोर्क से नफरत करते हैं। तो अगर कोई, तो हमारे जो अंग्रेज दोस्त थे वो हमारे साथ हमारे खाने के साथ वो पोर्क नहीं रखते थे। तो ये तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात आ जाती है टोटल। बाकी देखिए किसी का देखिए बिलीफ है तो ठीक है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन पर्सनली देखिए आई हैव प्रॉब्लम विद द हिंदू कि अगर वो उसको काउ स्लॉटर से प्रॉब्लम है तो मैं उसके सामने नहीं करूंगा, या आई विल नॉट वांट टू मेक हिम फील बैड अबाउट हिज बिलीफ। अब मेरा जवाब सुनिए। जी प्लीज। पहली, मैं दूसरों पे तो कोई जबरदस्ती करनी ना हो। तुमको बीफ नहीं खाना मत खाओ, मैं तो नहीं कह रहा तुम्हें खाना हो, मगर मैं खाऊंगा। तो तुम मुझ पे क्यों जबरदस्ती कर रहे हो कि नहीं खा सकते हो? दूसरी चीज, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्से सुनाऊं। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज था, तो एक बहुत सीनियर जज रिटायर हो रहे थे, तो जजेस ने उनके ऑनर में डिनर दिया। ओनली जजेस, not even judges wives, only judges, and we sat on a round table for that dinner was for that judge who was retiring. आप जानते हुआ क्या? जो कई कट्टर हिंदू जजेस, उन्होंने कहा वी विल नॉट सिट नेक्स्ट टू अ जज हु इज हैविंग मीट। मीट इज मीन नॉट बीफ, गोट मीट। उसके बगल में हम आएंगे नहीं डिनर में। अच्छा, जो सीटिंग अरेंजमेंट किया गया था इन ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी किया गया था, है, अब उसको डिस्टर्ब करना पड़ा, क्योंकि कई हजरत ने कहा कि हम बैठेंगे नहीं नेक्स्ट टू अ जज हु इज ईटिंग मीट। अरे भाई, बीफ की बात नहीं हो रही है, गोट की बात हो रही है। उसके भी बगल में हम बैठने को तैयार नहीं है। इतना आप में कट्टरपन है कि आप सोचिए, सीटिंग अरेंजमेंट पूरा डिस्टर्ब करना पड़ा। तो इसके साथ सुनिए, ये हिंदुओं की जहालत और मुसलमानों की जहालत, ये दोनों जाहिल कौम है। अब सुनिए मुसलमानों की जहालत। एक बार क्या हुआ, हम लोग का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ऑफन डिनर देता है, कोई हाईकोर्ट जज रिटायर हो रहा है तो उसके फेयरवेल डिनर दिया। अच्छा, तो साहब वो डिनर के नेक्स्ट डे हम लोग एसोसिएशन में बैठे थे, कई लॉयर्स। तो one lawyer said, I don't know whether he mischievously said it, falsely said it, or truly said it, I don't know. He said, you know, कल का जो डिनर हुआ उसमें जो मीट सर्व हुआ वो झटके का हुआ, हलाल का नहीं हुआ। अच्छा, ये सुनने पे कुछ मुस्लिम लॉयर वहां बैठे थे हम लोग के साथ, एक राउंड टेबल हम लोग का होता था। वो लाने की, we will never attend any function of the High Court Bar Association in ये बिकॉज ऑफ द झटका मीट। झटका मीट। अब ये देखिए, ये मुसलमानों का जहालत, ये हिंदू भी जाहिल है, मुसलमान भी जाहिल है। मुझे मैं एक वाकया याद आ गया, जो बिल्कुल वैसे ही जैसा आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हुआ। मैं जब वही ग्लासगो गया में वहां था, तो वहां पे एक पाकिस्तानी की शॉप थी करीब में ही। तो वहां कुछ लेने गए, तो उन्होंने, जाहिर है वो लाहौर के थे साहब, उन्होंने पूछा कि खाते पीते कहाँ पे हैं। हमने कहा जी जहाँ रहते हैं वहीं खाते पीते हैं। मेरे सारे जो फ्लैटमेट्स थे वो अंग्रेज थे, वहीं स्कॉट्स थे वो सारे। तो कहते हैं कि वो वहीं उन्हीं प्लेटों में खाते हैं जिनमें वो खाते हैं। जाहिर है कि धो के रखी जाती हैं, तो फिर अब ऊपर नाम तो किसी का लिखा हुआ नहीं है, जो जिसके सामने आ जाती है उसमें अपना खाना डाल के खा लेते हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। अगर वो जो भी कुछ खाते हैं वो धुल गई, प्लेट मेरे सामने आ गई, तो हाउ डज दैट मैटर? अब यहां तक है, अब ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस किस्म की सोच और इस किस्म की बातें तो सभी में कहीं ना कहीं मौजूद है। सुनिए, मैं चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट भी हूँ, मैं 3 हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मद्रास और दिल्ली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ। तो जब मद्रास हाई कोर्ट में जज था, सॉरी चीफ जस्टिस था,
पता लगा वहां एक 2 टम्बलर सिस्टम है। क्या है 2 टम्बलर सिस्टम? वो ये है कि में 2 टम्बलर गिलास होते हैं, एक फॉर दलित, एक फॉर नॉन दलित। दलित मीन लोएस्ट कास्ट। तो जो अनटचेबल जिसको कहते अरे अनटचेबल कहते हैं, दलित दलित तक कहते हैं, अनटचेबल नहीं कहते हैं, दलित कहते हैं। तो 2 गिलास होते हैं वहां रेस्टोरेंट में, और जो जो जिसमें दलित चाय पीता वो अलग है, उसको छुएगा तो उसमें अगर पता लगा अपर कास्ट के इसने दलित से पिया है तो उससे फिर ही विल नॉट टच दैट। ये तो जहाल है। देखा ना yes. कि यहाँ हिंदू भी जाहिल है और मुसलमान भी जाहिल है, तो जाहिलों के बीच में मैं रह रहा हूँ। आई एम लिविंग इन अ ये ओशन सोशल ऑफ हैं, ये खाली इनके लिए नहीं, ये यहाँ क्योंकि जो लोग ये सफाई का काम करते थे उनके बर्तन अलहदा रखे जाते थे, गिलास अलहदा रखा जाता था। ये एक सोशल प्रैक्टिस अक्रॉस द लैंड मौजूद है। ये इसमें इट्स नॉट जस्ट हिंदू स्पेसिफिक और मुस्लिम स्पेसिफिक, और मे बी इवन क्रिश्चियंस डू दैट। मैंने उनके घरों में जाके ये चीज होते नहीं देखी। मे बी आई डोंट नो, नो ओपिनियन अबाउट दैट, लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड एक चीज मौजूद है पूरे सब कॉन्टिनेंट। अब सुनिए, मैंने कई बार कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमान तो मुसलमान ही नहीं है। मैं इनको मुसलमान नहीं मानता, मैं मुसलमान हूँ। क्योंकि देखिए प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि सब बराबर हैं, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, नो अपर कास्ट नो लोअर कास्ट, यही कहा था ना। बिल्कुल ठीक मैं है। आई सिंसियरली, मगर आप लोग मुसलमान सुनिए, हिंदू तो बिलीव करता ही, वो जाहिल तो है ही, मगर आप लोग माफ करिएगा, बातें कुछ करेंगे मगर आप में भी क्या है, हम क्या है, अरे भाई वो अशरफ है, अशरफ शेख सैयद पठान हमारे। अरे साहब, मैं एग्जांपल दूं, 2 एग्जांपल दूं। मेरे एक फ्रेंड थे इलाहाबाद में, मैं लॉयर भी था, जज भी बना, एक डॉक्टर इकबाल थे, वेटनरी डॉक्टर। तो उनकी डॉटर, वो बचपन में मेरी डॉटर की क्लास में, दोनों साइकिल पे स्कूल सेंट मेरीज कॉन्वेंट जाती थी। बाद में उनकी डॉटर बड़ी हो गई, 18, 19, 20 साल की हो गई। तो हम लोग भी ट्रीटेड हर एज आवर ओन डॉटर, क्योंकि स्कूल से आते थे दोनों लड़कियां, और फिर हमारे यहाँ खाना वाना खा के आराम करती थी, फिर घर चली जाती थी। तो जब बड़ी हो गई तो एक बार मैं गया, इसके फादर डॉक्टर इकबाल, वेटनरी डॉक्टर। मैंने कहा डॉक्टर साहब, जैसे आपकी बेटी वैसे मेरी बेटी, तो आपकी इजाजत हो तो एक पैगाम आया है उसके लिए, फ्रॉम क्लास फेलो ऑफ माइन, वो भी बड़ा हो गया था, और उसका लड़का 22-23 का था, तो उसके लिए वो लड़की ढूंढ रही थी। ये टोल्ड मी दैट क्लासमेट ऑफ माइन। अच्छा, ही वाज अ वेरी रिच पर्सन। इन्हें हमारे यहाँ इलाहाबाद के पास एक कारपेट बेल्ट है भदोई के टुवर्ड्स बनारस साइड, कारपेट मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है वहां पे, और ही मतलब ही करोड़पति था, अरबपति। और उसका वो मुझसे उसने कहा कि मेरा बेटा 22-23 साल का है, हम ढूंढ रहा हूँ कोई लड़की, अगर मुस्लिम लड़की आपके नजर में हो बताइएगा। तो मैंने डॉक्टर इकबाल से कहा कि ये मेरे इस लड़के के फादर वाज माय क्लास फेलो इन स्कूल, एंड आई नो हिम वेरी वेल फॉर वेरी लॉन्ग, एंड वेरी गुड फैमिली एंड वेरी रिच। तो उन्होंने कहा कौन सी बिरादरी? मैंने कहा अंसारी। यू नो व्हाट आई वाज टोल्ड, सुन लीजिए। कहा डॉक्टर साहब बोले सैयद, बोले साहब हम लोग चमारों में शादी नहीं करते। दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड कि अंसारी, यानी आप लोग शेख सैयद पठान जो हैं, वो अंसारी, सिद्दीकी, कुरैशी को लुक डाउन करते हैं कि ये हमारे पास, यानी आप लोग नमाज साथ पढ़ेंगे, खाना साथ खाएंगे, मगर शादी का मामला तोबा तोबा, ये तो नीच है, नीच जात की है। तो आप लोग का सिस्टम फॉलो करते हैं, तो लिहाजा आप मुसलमान है ही नहीं। You are fake Muslims. I call all Muslims of India and Pakistan फर्जी fake Muslims because you practice caste system. सच्ची बात है। And एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, सुनिए। मैं इलाहाबाद का हूँ, तो वहां से पास में एक जिला है बांदा, तो वहां पे एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली हुआ राजपूत कॉन्वर्ट्स, करीब 200 साल पहले
हिंदू थे, फिर वो कन्वर्ट होगा किसी वजह से, उनकी एक लड़की का इश्क हो गया एक दलित मैजिस्ट्रेट से। दैट मैजिस्ट्रेट वाज पोस्टेड इन बांदा, ही वाज अ दलित। तो सुनिए, तो ही दैट बॉय कन्वर्टेड टू इस्लाम टू मैरी दिस गर्ल, दोनों में इश्क हो गया। मगर के दो भाई आए मैजिस्ट्रेट साहब के पास और कहा कि हमारी बहन से रास्ता तोड़ दो वरना तुम्हें मार डालेंगे। तो उसने कहा साहब मैं तो मुसलमान हो गया हूँ, अब क्या प्रॉब्लम, इस्लाम में तो कोई जात पात होती नहीं है। बोले देखो, हमने अपना मजहब छोड़ा, अपनी जात नहीं छोड़ी है, हम लोग राजपूत हैं और तुम नीच हो, दलित हो, मार डालेंगे, अभी भागो। अरे वो बेचारा डर के मारे उसने अपना ट्रांसफर करवाया किसी दूसरे जिले में। ये तो आपका इस्लाम, ये आपका इस्लाम है। ये तो है हालात है, नहीं सही है, ये सही मैं बहुत, तो फिर देन यू आर नॉट मुस्लिम। आप हिंदू रहते, पागलपन करना था तो आप हिंदू रहते, क्यों कन्वर्ट हुए? आया जस्टिस साहब, वो आपने कोई 8-10 दिन पहले एक पोस्ट लगाई, इफ यू अलाउ मी टू रिकॉल दैट, वो शादी के जरूर जरूर बोलिए। वो ममता बनर्जी के बारे में आपने उन्होंने कहा उनके रिश्ते के आपके लिए कि मुनासिब उनके लिए कोई रिश्ता मिल जाए, उसके ऊपर बहुत ले दे हुई। और मतलब ये है कहने का, उसके बाद मैं सोचता रहा कि मे बी आई बिलीव इट वाज इन अ वेरी गुड स्पिरिट, और तो क्या चले, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी खत्म हो गया है ये हमारे यहाँ से, हमारी सोसाइटीज में से, कि इतनी भी इजाजत नहीं है। लगता है जो पुलिस ऑफ बिहार है बेटर सेंस ऑफ ह्यूमर देन द पॉलिटिशियंस ऑफ बिहार, क्योंकि पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। तो मैंने सोचा ही पुलिस ने अब तक तो दे शुड हैव कम टू अरेस्ट मी, बट दे डिड नथिंग। तो इट मीन वो हंसने लगे होंगे कि भाई मजाक में ये सब पॉलिटिशियन। कहने का मतलब ये, अब भला ये जाहिल मुल्क है हमारा। देखिए, अब देखिए एक और आपको एग्जांपल सुनिए। एक कौम है सिख कौम, सिख लोग जो पगड़ी बांधते। तो मुझे बुलाया, मैं कैलिफोर्निया में था, तो मुझे सिखों ने बुलाया, एक बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा था इन प्लेस कॉल्ड मिल्पिटा, वहाँ 300-400 लोग सीटिंग अरेंजमेंट था। मैंने कहा भैया मुझे मत बुलाओ, नहीं तो झगड़े हो जाएंगे, मैं जो बोल दूंगा। बोले नहीं नहीं साहब आइए आइए। फिर मैंने कहा मैं बोलूंगा जो मेरे मन में बात। बोले हाँ बोलिए सर। तो गया वहाँ 300-400 लोग सिख, ओल्ड एंड young, mostly men, there were some ladies also in California in a place called Milpitas. Okay. So among the things I said, मैंने कहा देखो आप सिख लोगों में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि सेंस ऑफ सर्विस बहुत है, कि कहीं कोई कैलेमिटी, कोई फ्लड्स आते हैं या कोई अर्थक्वेक आता है, फौरन सिख लड़के दौड़ते हैं टू हेल्प। उस टाइम वो कैलिफोर्निया में फायर आप जानते हुई हो गई थी इस बार, तो लंगर खोल लिए वो लॉस एंजलिस के पास। सेंस ऑफ सर्विस बहुत है, वो गुरु नानक ने कहा। मगर मैंने कहा कि सिखिज्म अरोज एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द इनह्यूमन कास्ट सिस्टम। गुरु नानक ने कहा कोई जात, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कोई जात पात, मगर हकीकत है, मैंने कहा आप सिख लोग कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं। आप जानते हैं जो डोमिनेंट सिख जाट सिख, they must be around 50% of the total Sikhs and 30% of total Sikhs are Dalit Sikhs, जिसको मजहबी सिख भी कहते हैं। And the look down on Dalit, यानी आप समझिए इंडियन आर्मी में 2 रेजिमेंट अलग अलग, एक है सिख रेजिमेंट जिसमें जाट सिख होते हैं, और एक सिख लाइट इन्फेंट्री। आप नोट कर लीजिए, सिख लाइट इन्फेंट्री में दलित सिख होते हैं, they can't sit together, आपस में गोलियां चल जाएंगी आज भी। मैंने बल्कि इनके लेफ्टिनेंट जनरल अलग थे, वो सिख थे हिमसेल्फ, आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांडर, अब तो रिटायर हो गए। मैंने कहा व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कास्ट बेसिस पे आपकी आर्मी है कि जाट सिखों के लिए अलग रेजिमेंट और दलित सिखों के लिए अलग रेजिमेंट। ये अंग्रेजों ने बना दिया, आई कैन अंडरस्टैंड, वो तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आप क्यों चला रहे हैं, और आप लोग सीनियर ऑफिसर से व्हाट नॉनसेंस। ये सब आप जानते हैं कि जब जाट सिख बैठ नहीं सकता, दलित सिख को नीच मानता है, नो क्वेश्चन ऑफ मैरिज, ये रिगार्ड। मैंने कहा एक्चुअली दिस इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट गुरु नानक टॉट। मैंने कहा गुरु नानक, मैंने कहा मेरी न पगड़ी है न दाढ़ी है, मगर मैं सिख हूँ क्योंकि मैं सबको बराबर मानता हूँ। आई डोंट बिलीव दिस कास्ट
मगर आप लोग जब वहां 300-400 सिख आदमी लोग थे, मैंने कहा मैं आपको सिख नहीं मानता हूँ, ये फेक सिख कर दिए हैं क्योंकि आप कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं। अच्छा क्या हुआ कि जो बुजुर्ग सिख थे वो खड़े होकर नहीं साहब आप गलत बात कर रहे हैं, मगर सम यंग सिख मैन 20-25 साल के लड़के खड़े हो गए और बोले जो जस्टिस काजू ने सही बात है, ये हमें ऐब है कि हम लोग कास्ट सिस्टम जो बिल्कुल गुरु नानक के टीचिंग्स की डायरेक्टली अगेंस्ट है। तो ये सिखिज्म 5% वोट भी गए आपके। हाँ मैंने ये कहा भी फिर गया मेरा, अब आपकी ये ये मैंने कहा ना, अब तो मैंने मुझे वोट लोग कहते हैं भाई इलेक्शन, मैंने मुझे वोट कौन देगा भाई, हिंदू तो नहीं देगा क्योंकि मैं भी मैं चाहता मानता हूँ हूँ, मैं मैं मानता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि आप जैसी एक बैलेंस्ड वॉइस का पॉलिटिक्स में होना बहुत फायदे की बात है, ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि बाकी जितने मुल्क हैं उनके लिए भी। और एंड यू विल फाइंड योर फॉलोअर्स, आई फर्मली बिलीव इन इट। क्या बात आप कर रहे हैं, फॉलोअर हमको इन्हें जब मैंने कहा कि मैं बीफ खाता हूँ, आई ओपनली से, मैं क्यों छुपाऊं, मैं आप पे तो जबरदस्ती कर नहीं रहा हूँ कि आप भी खाइए, मगर मैं क्यों ना बोलूं, मैं कहता हूँ जहां लीगली परमिटेड मैं खाता हूँ। तो जब मैंने ये सब कहा, पोस्ट डाले फेसबुक पे और स्पीचेस में कहा, आर्टिकल में आप देख लीजिएगा, अरे साहब जो मुझे गालियां पड़ी कि काजू तुम अपनी माँ के कमर का गोश्त खाओ और न जाने क्या क्या मुझे सुनना पड़ा। तो मगर मैं देखिए इस तरह के इसलिए जज्बात मैं आते हैं। सच, आई बिलीव इन परस्यूइंग द ट्रूथ। आपको सच अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे कोई परवाह नहीं, मैं जो सच देखिए, हमें तो किसी कैसे के धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह से चाहते हैं अपना फॉलो करें। ना हमारे दिल में कोई ऐसी हेट्रेड है किसी के लिए। लोग हमारे बारे में भी ऐसी बातें करते हैं कि आई एम अ हिंदू हेटर, और नॉट जस्ट मी, मैनी अदर्स। वी नो व्हाट वी आर, और टाइम विल प्रूव टू यू कि हम क्या हैं। वी आर वेल मीनिंग पीपल। अब हमें अपनी सफाई दे के कोई बीफ का यहाँ क्या पे कोई मतलब, पाकिस्तानी नहीं, इंडिविजुअली आपकी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे भाई हैं कि आप लोग हैं मुसलमान नहीं है, अपने को मुसलमान कहना बंद करिए क्योंकि आप कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं। अशरफ है, अशरफ शेख सैयद पठान मुगल सुपीरियर मानते हैं, और जो अंसारी सिद्दीकी कुरैशी इसको अजलफ कहते हैं आप इस लोग। बात पे जरूर मुसलमानों को गौर करना चाहिए कि जो जस्टिस साहब कह रहे हैं, इस जजमेंट पे आप कहाँ खड़े होते हैं। ये आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू रेज्ड, जस्टिस काजू साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। मेरा ख्याल है आज हम यहाँ पे गुफ्तगू अपनी वाइंड अप करते हैं, इस बात को आगे लेके चलेंगे। ये इंटरफेथ डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और एक दूसरे की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, रिगार्डलेस ऑफ ऑल डिफरेंसेस, रिलीजियस डिवाइड्स, व्हाटएवर डिवाइड्स, एक इंसान के तौर पे एक दूसरे की इज्जत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका, यही आपकी बातों से मुझे समझ आता है। एंड फॉर दिस आई थैंक यू सो मच कि आप हमें वक्त देते हैं और अपने ओपिनियन बहुत ओपनली शेयर करते हुए, आई रियली एंजॉय एंड रिस्पेक्ट। आप लोगों के देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।